Good morning all of you. Myself Deepa Nirmal, TGT English from राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तरहटी मूरा बादशाहपुर जौनपुर। पहले जो पार्ट 1 था उससे पहले हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में मे, कैन, कुड, मस्ट इन मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया था। तो आइए बिना कोई देर किए आगे हम डिस्कस करते हैं माइट के यूज़ को। तो फ्रेंड्स जो माइट है वो जो है पास्ट टेंस ऑफ मे है, यानी मे का पास्ट जो है माइट होता है। तो माइट का यूज़ हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट टेंस बनाने में भी कर सकते हैं, यानी कि वर्तमान में और भूतकाल दोनों में हम माइट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ हम देख लेते हैं। इसका यूज़ होता है मोर पोलाइटनेस के लिए। अब हमने पिछली वीडियो जो हमने कुड की देखी थी, कुड का यूज़ देखा था पिछली वीडियो में, तो उसमें ये था कि उसमें भी मोर पोलाइटनेस का यूज़ था, अधिक विनम्र निवेदन था। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो माइट का यूज़ होता है मोर पोलाइटनेस में, उसमें स्पीकर के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है बोलने में और उसके मन में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। जबकि कुड में ऐसा नहीं होता है, उसमें श्योरिटी होती है कि मांगने पर वो बंदा हमें चीज़ दे ही देगा। और जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ? तो इसमें स्पीकर श्योर नहीं है, उसके मन में थोड़ी हेजिटेशन है कि जिससे हम मांग रहे हैं वो पता नहीं मुझे देगा या नहीं देगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माइट आई टॉक टू द CM। तो सेम जो भाव है इसमें स्पीकर का भी वही सेम भाव है कि पता नहीं मेरी बात CM से होगी या नहीं। तो वो कह रहा है कि क्या मैं CM से बात कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ होता है नरेशन में, यानी कि जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है अगर वो उसमें मे है तो मे का माइट हो जाता है। देखते हैं कैसे। शी टोल्ड me that he might come that day। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब में मे रहा होगा, रिपोर्टेड स्पीच में मे रहा होगा, तब मे का माइट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम इसको डायरेक्ट में लिख लेते हैं ताकि इसका इनडायरेक्ट क्लियर हो जाए। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, इट मे रेन टुडे, फुल स्टॉप एंड कोमा क्लोज। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मे है और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टेड इनडायरेक्ट में तब क्या हो जाएगा इसका। ही सेड दैट इट माइट, यहाँ मे का पास्ट टेंस माइट यूज होगा, रेन दैट डे। अब हम इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, अगला वाला। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और पास्ट पॉसिबिलिटी की। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना से, तो दोनों में ही जो है लेस पॉसिबिलिटी रहती है, यानी कि संभावना जो रहती है बहुत ही कम रहती है। आइए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के। इट माइट बी माइट रेन टुडे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि माइट का यूज़ हुआ है, यहाँ मे का भी यूज़ हमने किया था जब हमने यूज़ पढ़े थे। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे का मतलब ये है कि वहाँ पर 50% चांस हैं कि बारिश आज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जब हम माइट लगा देंगे तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी और नीचे गिर जाएगी, यानी 50% से नीचे चली जाएगी कि हमें नहीं पता कि शायद बारिश होगी। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, मतलब वहाँ जो पॉसिबिलिटी का रेशियो है वो 10 to 20% चला जाएगा, 10 से 20% हो जाएगा कि आज बारिश हो सकती है। अगला एग्जाम्पल देखिए। ही
माइट बी ए डॉक्टर, शायद वह एक डॉक्टर हो सकता है। इसमें भी शॉर्टी पॉसिबिलिटी नहीं है कि शायद वो डॉक्टर ही हो, शायद वह एक डॉक्टर हो सकता है, इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, लेस पॉसिबिलिटी है कि वो शायद डॉक्टर हो। अगला देखें पास्ट पॉसिबिलिटी में इसका, ही माइट हैव रिटन ए लेटर। एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ही माइट हैव बीन वुंडेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो माइट का यूज़ हुआ है वो पास्ट सेंस में यूज़ हुआ है, मतलब ही माइट हैव रिटन ए लेटर, वह एक लेटर लिख सकता था लेकिन उसने लेटर नहीं लिखा। वह लेटर लिख सकता था लेकिन उसने लेटर नहीं लिखा। इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो पास्ट में लेटर को लिख वो ये काम कर सकता था मगर उसने वो नहीं किया। दूसरा देख लें, ही माइट हैव बीन वुंडेड, वह घायल हो सकता था, एक्सीडेंट हुआ शायद वो घायल हो सकता था लेकिन वो बच गया, वो घायल नहीं हुआ। माइट का यूज़ जो है कंडीशन बताने के लिए भी किया जाता है। जिन सेंटेंस में कंडीशन बताई जाती है उनमें हम माइट का यूज़ करते हैं। कंडीशन का मतलब शर्त से होता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई आस्क्ड हर शी माइट हैव कम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विश आई वुड हैव माइट हैव विजिटेड व्हाइट हाउस। तो ये दोनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इसमें कंडीशन दी हुई है कि यदि मैंने उससे पूछा होता तो शायद वो आ जाती, लेकिन बट वी डिडंट आस्क कर, लेकिन हमने तो वहाँ उससे पूछा ही नहीं। तो यहाँ क्या है, कंडीशन बताई गई है कि हमने अगर उससे पूछा होता तो शायद वो आ जाती। दूसरा, आई विश आई माइट हैव विजिटेड व्हाइट हाउस। तो यहाँ पर भी जो है कंडीशन बताई गई कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा होता कि मैं व्हाइट हाउस विजिट करने गया होता, जा पाता। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे हम स्टडी करते हैं वुड को। तो वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है, विल का पास्ट टेंस वुड है और इसका यूज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाता है, विनम्र निवेदन करने में। कि ये जो है ऑफ़र को बताता है कि किसी चीज़ को जैसे हम ऑफ़र करें या सामने वाले की विश जानने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। Would you sing a song? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Would you send me application form? तो यहाँ पर जो वुड का यूज़ हुआ है वो सामने वाले की इच्छा जानने के लिए हुआ है कि वुड यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे। तो अगर यहाँ हम विल कर देते तो विल का यूज़ वुड ज़्यादा सूटेबल है विल के यूज़ से, कि वुड में सामने वाले के हम भाव को जान सकते हैं, उसकी इच्छा को जान सकते हैं कि क्या वो हमारे लिए काम करेगा। वुड यू सेंड मी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी वुड का यूज़ हुआ है कि क्या आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे। आइए नेक्स्ट यूज़ पढ़ते हैं इसका, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब जो पास्ट में कोई आदत रही थी उसमें वुड का यूज़ हम करते हैं। देखते हैं। When I was little I would play cricket.
एक और एग्जाम्पल देख लें। When I was young, I would like to drink milk। यहाँ पर When I was little, जब मैं छोटा था तब मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी कि ये उसकी पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, पास्ट की आदत को शो कर रहा है कि जब मैं छोटा था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। यहाँ पर हम फ्रेंड्स यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं। यूज टू का यूज़ भी जो है पास्ट हैबिट को बताता है। वुड का यूज़, वुड के स्थान पर हम यूज टू का यूज़ भी कर सकते हैं। When I was young, I would like to drink milk। जब मैं छोटा था तब मुझे दूध पीना पसंद था, तब मैं दूध पिया करता था। तो यहाँ पर जो वुड का यूज़ हुआ है वो क्या बता रहा है, पास्ट के हमारी हैबिट को बता रहा है, पास्ट में जो हमारी कभी आदत रही होगी उसको शो कर रहा है। वुड का यूज़ हम अनरियल कंडीशन बताने में भी करते हैं। अनरियल कंडीशन का मतलब यहाँ है अवास्तविक शर्त से है, जो कभी मतलब हो ना, ऐसी कोई शर्त हम रख दें। जैसे कि इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता। तो यहाँ पर जो है अनरियल कंडीशन को बताया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास पंख आ जाएं और मैं उड़ जाऊं, तो यहाँ इसीलिए वुड का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ़ आई वर किंग आई वुड सेंड यू प्रिजन इन प्रिजन। यदि मैं राजा होता तो तुम्हें प्रिजन में, तुम्हें जेल में मैं भेज देता। तो यहाँ पर भी एक अनरियल कंडीशन के बारे में बताया गया है। आगे हम इसका यूज़ देख लेते हैं नरेशन में। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम विल का वुड कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले डायरेक्ट का। He said to me, comma inverted comma begin, he will come tomorrow। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तब विल का क्या हो जाएगा, वुड। देखते हैं कैसे। He told me that he would come the next day। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा मॉडल है वो है ought to। ought के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ जो है शुड के समान ही किया जाता है, चाहिए अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। पहला इसका एडवाइस के रूप में हम देख लेते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। यू ought to कंसल्ट ए फिजिशियन। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ मैं सलाह दे रही हूँ उसे कि तुम्हें जो है फिजिशियन से सलाह ले। एग्जाम्पल और देख लेते हैं एडवाइस का इसका। यू ought to टॉक टू योर डॉक्टर। इसमें भी सलाह दी गई है कि तुम्हें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, इसीलिए यहाँ ought to का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी का मतलब नैतिक कर्तव्य से है, मॉरल ऑब्लिगेशन से है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वी ought to respect our parents।
ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ उनके आदर से है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी ought to help the friends। यहाँ पर भी ought to जो है मॉरल ड्यूटी के लिए यूज़ हुआ है कि हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं विल और शैल। तो विल और शैल जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसके अनुसार हम फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ हम करते हैं शैल का यूज़। आई और वी के साथ, ये सब ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है। और सेकंड थर्ड पर्सन जैसे यू, ही, शी, दे, इन सब के साथ हम करते हैं विल का यूज़। लेकिन जब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अनुसार ये सब यूज़ अब समाप्त कर दिए गए हैं। अब सबके साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड सभी के साथ विल का यूज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब हम मॉडल को स्टडी करते हैं तब हमें ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं विल की। तो जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ फ्यूचर एक्शन को बताता है। जैसे कि ही विल कम, वह आएगा, ही विल गो, तो वह जाएगा, ही विल स्लीप, तो यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर एक्शन को बताया गया है। लेकिन जब हम विल का यूज़ आई और वी के साथ करते हैं तब ये क्या क्या बताता है हमें? थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन। थ्रेट का मतलब होता है यहाँ पर चेतावनी देने से या किसी को धमकी देने से, और प्रॉमिस का मतलब होता है किसी से वायदा करने से, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करने से या दृढ़ संकल्प करने से। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं थ्रेट का विल के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। आई विल टीच यू ए लेसन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ किया है। इसमें जो है एक चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है कि मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगा, तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। तो इसीलिए हमने आई के साथ विल का यूज़ किया है। अब इसका प्रॉमिस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल पे यू ऑन मंडे। तो यहाँ पर जो है प्रॉमिस का सेंस आ रहा है कि मैं तुम्हें जो है मंडे को तुम्हारा जो है बकाया वो चुका दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा। फिर एक एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन का देख लेते हैं, दृढ़ निश्चय का एग्जाम्पल देख लेते हैं। I will get good marks in this semester। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ पर डिटर्मिनेशन की गई है कि इस सेमेस्टर में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर विल का यूज़ किया गया है। अब शैल का भी सेम ही यूज़ है। जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज़ करते हैं शैल का, तब उसमें भी थ्रेट का सेंस रहता है या वार्निंग का सेंस रहता है। जैसे कि ही शैल टीच यू ए लेसन। हम यहाँ देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर भाव जा रहा है वार्निंग का कि वह तुम्हें एक सीख देगा या तुम्हें एक पाठ पढ़ाएगा। फिर एक प्रॉमिस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे शैल पे यू। तो यहाँ पर भी वह प्रॉमिस कर रहे हैं कि वह तुम्हें दे देंगे, वह तुम्हें चुका देंगे। आगे डिटर्मिनेशन का देख लेते हैं। ही शैल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर
दृढ़ निश्चय है कि वह जो है अच्छे मार्क्स पाएगा, लेकर आएगा। आगे जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है नीड। तो नीड जो है फ्रेंड्स वो एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, या यूँ कह लीजिए एक सेमी ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। एज ए मॉडल भी इसका यूज़ कर सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल के रूप में इसका कैसे यूज़ होता है। तो मॉडल के रूप में से नीड की जो मीनिंग होती है वो ज़रूरत से रिलेटेड होती है। इसका मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता से। तो जब मॉडल के रूप में हम नीड का यूज़ करते हैं तब इसका यूज़ सिर्फ दो तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। एक तो किया जाता है नेगेटिव बनाने में और दूसरा इसका किया जाता है इंटेरोगेटिव बनाने में। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही, शी, नीड नॉट टॉक टू हिम। उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत और आवश्यकता से सेंस निकल कर आया, नीड का मीनिंग निकल कर आया नीड का, इसलिए हमने यहाँ पर नीड का यूज़ किया है। और नीड जो है देख रहे हैं आप निगेटिव में यूज़ हुआ है। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा इसका? नीड शी टॉक टू हिम। तो ये हो गया इसका नेगेटिव और ये इसका इंटेरोगेटिव एज ए मॉडल। अब बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल वर्ब की तरह कैसे यूज़ होता है ये। तो प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं इसको। शी नीड्स ए पेन। तो फ्रेंड्स जब हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हम इसको अफर्मेटिव बनाने में, नेगेटिव बनाने में या इंटेरोगेटिव, तीनों प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रिंसिपल वर्ब। किस किस बनाने में कर सकते हैं? पहला हम इसको अफर्मेटिव बनाने में भी कर सकते हैं, दूसरा नेगेटिव बनाने में और तीसरा इंटेरोगेटिव बनाने में। इन तीनों के हम कर सकते हैं। आगे ये हमारा एग्जाम्पल हो गया अफर्मेटिव का एज ए प्रिंसिपल वर्ब। शी नीड्स ए पेन, उसे पेन की ज़रूरत है और ये नीड्स जो लगा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हुआ है। अब इसी को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तब इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की डज आ जाएगी। डज शी नीड ए पेन, ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। सॉरी, ये इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। अब इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे। शी डज नॉट नीड ए पेन हो गया हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया और ये हो गया हमारा नेगेटिव। फ्रेंड्स जो हमारा अगला सेमी ऑक्सिलरी वर्ब है वो है डेयर। तो डेयर का यूज़ भी सेम जैसे हमने अभी नीड का देखा था, नीड का जैसे था वैसे ही सेम डेयर का भी है। डेयर का यूज़ जब हम एज ए मॉडल के रूप में करते हैं तब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और डेयर का मीनिंग होता है चुनौती देना या दुस्साहस। दुस्साहस से इसका मतलब होता है। तो आइए इसको पहले मॉडल के रूप में देख लेते हैं कि मॉडल के रूप में डेयर का यूज़ कैसे होता है। ही डेयर नॉट अपोज यू। तो ये निगेटिव में एज ए मॉडल यूज़ किया गया है। तो इसका मीनिंग कहने का ये है कि उसमें इतना दुस्साहस नहीं है कि वो तुम्हारा विरोध कर सके, वह इतना साहस नहीं है इतना उसके वो तुम्हारा विरोध कर सके। तो यहाँ पर नेगेटिवली यूज़ हुआ है। अगर इसी को हम इंटेरोगेटिवली यूज़ करेंगे तो डेयर ही अपोज यू, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिवली यूज़ हुआ है। अब आगे बात करते हैं
प्रिंसिपल वर्ब की तरह डेयर का यूज़ कैसे किया जाता है एज ए प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब या फिर उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। ही, हाँ एक बात और, जब हम डेयर का यूज़ प्रिंसिपल वर्ब की तरह करते हैं तब उसमें डेयर के बाद टू लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डेयर्स टू अपोज यू। और तीनों ही तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है, अफर्मेटिव बनाने में भी, नेगेटिव बनाने में भी और इंटेरोगेटिव बनाने में भी। तो यहाँ पर ये यूज़ हुआ है अफर्मेटिव। अब इसी को अगर हम बना लें नेगेटिव, तो डज ही डेयर टू अपोज यू, ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब अगर निगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू, ये हो गया इसका नेगेटिव। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डेयर का यूज। फ्रेंड्स ये थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में जरूर आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।